औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों का ख़याल रख रहे होंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन का जो है वो हमने आगाज़ किया हुआ है और आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिस तरह से इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का जो पहला फीचर होता है जिसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं वो करवाया था, ठीक है। और आज उसका दूसरा फीचर जो है आज के लेक्चर में टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहली बात हमें पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो बेटा लेट्स सपोज डायग्राम आपके सामने है कि कोई भी फुटबॉल प्लेयर जब एक पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट ए पे मौजूद, यहाँ पे भी मैं बॉल बना देता हूँ आपकी, ये लेट्स सपोज ये बॉल है, ठीक है। इस बॉल को क्या करता है, किक करता है और किक करने के बाद बॉल जो है इस तरह का पाथ, जिसको हमने ट्रेजेक्ट्री पाथ या पैराबोलिक पाथ भी कहा है, वो पाथ जो है वो शो करते हुए दोबारा क्या करती है, इनिशियली पॉइंट जिससे उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे यानी कि क्या करती है, आके हिट करती है। यानी कि ये भी इनिशियली आपकी लाइन, इस पूरी को आप अपनी इनिशियल लाइन समझ लें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही होगी। इस स्टेज पे जो है उसने फ्लाई करना स्टार्ट किया और फिर इस तरह की मोशन स्टार्ट करते हुए दोबारा यहाँ पे आके जो है वो गिरी है। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताता है कि जो इनिशियल पॉइंट से लेकर यानी पॉइंट ए से लेकर फिर बी तक पहुंचने और फिर सी तक, ये जो तमाम का तमाम उसने पैराबोलिक पाथ जो कवर किया है, रास्ता कवर किया है, जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में किया है, तो वो जो टाइम होगा वो हमारा कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि पॉइंट ए से लेकर यहां से होते हुए सी पॉइंट तक पहुंचने तक जितना आपके ऑब्जेक्ट ने टाइम सर्व किया होगा वो टाइम आपका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का फ्लाई से यानी कि वो जहां पे उसने उड़ना स्टार्ट किया और फिर वो पॉइंट जहां पे उसने उड़ना बंद कर दिया, वो उसका क्या कहलाता है, दरमियानी टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो बेटा एक और नई बात यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जब आप लेट्स सपोज किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है, डिस्टेंस कवर करती है और वहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए रुकती है और दोबारा उस पॉइंट से नीचे गिरना स्टार्ट करती है और फिर क्या करती है जी, आपका डिस्टेंस कवर करती है। तो बेटा जी जब आपने चीज को ऊपर फेंका और फिर वो चीज नीचे आई तो ओवरऑल हम कहते हैं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है उस चीज का वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने चीज को ऊपर फेंका तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और जब वो चीज नीचे आएगी तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से यानी अगर ये चीज यहां से स्टार्ट करती है उड़ना और यहां तक वो आती है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और फिर यहां से नीचे जब गिरना स्टार्ट करती है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ओवरऑल हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है जी, वो 0 होता है। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। वर्टिकल डिस्टेंस यानी s इक्वल टू 0, ठीक है जी। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए हम हेल्प लेते हैं जी अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। जैसा कि आपको पता है यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए पहले लिख लेते हैं, जो लीनियरली मूव करते हैं, वन डायमेंशनली मूव करते हैं। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1.5 AT का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको बताया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए से स्टार्ट करता है और फिर बी से होता हुआ सी तक पहुंचता है तो इसका सारे का सारा वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। तो ये जो हम यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो चीज़ हमें मालूम है वो ये है कि s इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। और इसी तरह से वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ये हमारे पास आएगा वी आई, ठीक है, y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा। और इसी तरह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, चलें जी इस फैक्टर को बाद में बताऊंगा जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके।
तो ये चीज़ें पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है एस वाली साइड यानी राइट हैंड साइड इक्वेशन की 0 और वी आई की जगह पे हम पुट करेंगे वी आई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो वी आई है बेटा, ये वी आई लेट्स सपोज मैं जी एक पहले इसको लिखता हूं ताकि बच्चों को पता चल जाए, ऐसा ना हो कि मिस्टेक मैं एक स्टेप छोड़ रहा था कि शायद। ठीक है, पहले मैं इसको उस फॉर्म में लिख लेता हूं एस इज इक्वल टू वी आई वाई, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यहां पे यूज हो रहा है और ये साथ टी उसी तरह से प्लस 1.5 ए टी का स्क्वायर। तो अब चीजें पुट कर दें, ये एस 0 है, वी आई वाई आपको पता है उसकी वैल्यू वी आई साइन थीटा और प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अच्छा जी, ये चीज इधर प्लस हो रही है उधर जाएगी तो माइनस, यानी ये माइनस 1/2 ए टी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, और साथ टी भी है, ये टी भी है साथ, सॉरी जो वी आई वाई की वैल्यू है वो वी आई साइन थीटा है और साथ टी क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो टी जो है वो यहां पे हमने, और याद रखिएगा ये थीटा टी नहीं है बल्कि इनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये टी है जी। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको भी यहां पे ऐसे लिख देता हूं वी आई साइन थीटा टी। अच्छा, अब देखें बेटा एक और चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है उसका एक कंपोनेंट नहीं होता बल्कि उसके दो कंपोनेंट होते हैं और एक कंपोनेंट जो होता है वो अंडर द ग्रेविटी होता है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से होता है, और वो कंपोनेंट मैंने मालूम करना यानी डिराइव करना भी सिखाया था और वो उसका नेगेटिव साइन कैसे आता है वो भी बताया था। तो मैं उसका यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, वो आता था v इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि ये वाली वेलोसिटी जो है ये अपर डायरेक्शन में है और ये वाली वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। अपोजिट साइन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वहां पे नेगेटिव का साइन प्रोड्यूस होता है। इसकी सिमत ऊपर की तरफ है और इसकी सिमत नीचे की तरफ है, सिमत मुखालिफ हो तो वहां पे नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1/2 इंटू ए की जगह पे माइनस जी पुट करूंगा और साथ टी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से तो ये चीज आ जाएगी वी आई साइन ऑफ थीटा और मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है जी, तो ये चीज आगे कैसे सॉल्व होगी इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है जी, और ये हो जाएगा जी टी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा और मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है जी, ये टी जो है इस टी के साथ यानी कि स्क्वायर के साथ कैंसिल हो, स्क्वायर का मतलब है ये दो टी है और एक इधर टी पड़ा है तो एक उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और एक टी जो है वो बच जाएगा, यानी 1/2 जी टी इक्वल टू आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा। और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी मालूम करना है तो हम टी को इधर ही रहने देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई यानी 2 वी आई साइन ऑफ थीटा और ये जी इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये बेटा जी आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के, यानी कि हमने फाइनल फार्मूला जो है वो डिराइव कर लिया है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, यानी t इज इक्वल टू 2v आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा जी, फिर फार्मूला ये क्या कहता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा। तो फिर वही बात है बेटा, यहाँ पे फिर जो एंगल है वो साइन थीटा आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर जब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ऑब्जेक्ट का यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2vi/g पुट करेगा यानी समथिंग वैल्यू दे रहा होगा तो वो वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा 1 पहले केस में भी बताया था कब आ जाता है हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो, यानी जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैक्सिमम होगा। तो ये था बेटा इसका दूसरा फीचर। ठीक है, और तीसरा फीचर भी अभी कर लेते हैं और वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी और अगर कोई
कॉम्प्लिकेशंस हों या कोई सवालात हों या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स जो है वो भी कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके जो है वो भी आप जो है ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको फ़ौरन जवाब दे दें उसका। अच्छा जी, डायग्राम को साफ नहीं करते क्योंकि डायग्राम जो है हमें फिर ज़रूरत है इसकी, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वो हम उसी तरह रहने देते हैं। आखिरी फीचर है जी हमारा, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होगा बेटा, देखें, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो ये दरअसल आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कवर डिस्टेंस होता है जो आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कवर करता है। यानी कि ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक ये जो आपको ये जो लाइन मैंने आपके सामने लगाई है, ये वाली चीज होती है, ये आपका क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। इसी चीज को यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो आपका डिस्टेंस कवर्ड होता है वो आपकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है जी, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है बेटा, दोबारा सुन लें, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक। पहले तो हम ये वाला जो आपका पैराबोलिक पाथ होता था वो हम उस कंसीडर कर रहे थे, उससे प्रीवियस जो इससे हमारा था फीचर, लेकिन इस फीचर के अंदर हम क्या करें, हॉरिजॉन्टली जो कवर डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टली कवर डिस्टेंस, ये ए से सी तक मैंने लाइन भी लगाई है, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली कवर डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस का नाम हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ये बड़ा सिंपल सा है, आसान सा है, डेरिवेशन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली हम किसको कहते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारा हॉरिजॉन्टल कवर डिस्टेंस होता है उसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इसको मालूम करते हैं। इसके लिए जी आपको पता है बेटा, सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो S होता है वो क्या होता है, V क्रॉस T होता है, यानी कि VT होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है, VT, S इज इक्वल टू VT। अच्छा, अब क्योंकि हमारा ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्योंकि हमने रेंज मालूम करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने S को रिप्लेस कर देंगे R से, यानी कि रेंज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, लाजिम बात है कि रेंज भी तो बेसिकली वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है, तो हम यहाँ पे क्योंकि रेंज मालूम करना चाह रहे हैं तो आसानी के लिए S को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, अपने R के साथ। अच्छा, दूसरा, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी कंसेप्ट दिया था कि बेटा जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर हो रहा होता है वो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमारी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसकी वजह से वो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी होगी ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, VIX होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो बंदा प्रोवाइड करता था बॉल को फेंकने के लिए उसका X कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आपका डिस्टेंस कवर करवाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन जो है, ये फार्मूला जो है कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार कर जाता है कि R इज इक्वल टू आ जाता है VIX और मल्टीप्लाई बाय T। अच्छा, VIX आपको पता है कि क्या होता है जी, इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, VI cos थीटा है, तो हम उसकी जगह पे पुट कर देते हैं जी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट कि इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो होता है VI cos ऑफ थीटा। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, VI cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, टाइम जो है यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मालूम की थी लेकिन मैंने साफ कर दी। चलें जी, हम मालूम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा रिजल्टेंट था टाइम ऑफ फ्लाइट का, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हमने T की वैल्यू मालूम की थी
वो हम यहाँ पे इस टाइम की जगह पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो उसका फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ से, हाँ जी पड़ा है मेरे पास, ठीक है, तो मैं उसका जो है वो पुट कर देता हूँ। वो हमारे पास आया था क्या जी, पहले हम ये लिख लेते हैं VI cos थीटा, और टाइम का जो हमारे पास यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्टेंट आया था वो इस तरह से आया था कि 2VI साइन ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय आया था जी, ठीक है जी। तो इस तरह का, और इधर हमारे पास R है जी, ये हमारे पास रिजल्टेंट मौजूद था टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो हमने T की जगह पे जस्ट क्या किया है, सिंपली पुट कर दिया है। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई जी, इन दोनों को लाज़मी बात है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक VI आपके पास ये पड़ा है, एक ये VI पड़ा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा 2 और VI हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ बच जाएगी वो बच जाएगी हमारे पास cos थीटा और sin थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, G है, ठीक है जी। ये वाला मैंने क्या किया, यहाँ पे एक VI का फैक्टर है, एक यहाँ पे VI का फैक्टर था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो VI स्क्वायर लिख दिया, साथ 2 आ रहा है तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डिवीजन में आपके पास G और cos थीटा sin थीटा को इस तरह से लिख दिया। अच्छा यहाँ पे जी मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे या मैथमेटिक्स से जिनको ज़्यादा प्यार होगा वो इस टर्म को देख के ही फौरन समझ लेंगे कि यहाँ पे कोई मैथमेटिक का जो है फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं इसको एक मुनासिब जो है वो शक्ल में लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो मैथमेटिक्स का कौन सी टर्म जो है वो यूज़ होगी। तो पहले मैं जो है इसको उस टर्म की शक्ल में बनाता हूँ, जब ये उस तरह का बन जाएगा तो फिर मैं उसकी जगह पे जो है एक प्रॉपर मैथ का जो फार्मूला होता है वो पुट कर दूंगा। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ R इक्वल टू, अच्छा ये जो 2 है VI स्क्वायर, ठीक है, इसको उसी तरह, और ये जो 2 है इसको अगर हम लिख दें 2 cos थीटा sin थीटा और डिवाइडेड बाय G, तो हम लिख सकते हैं जी ये 2 स्टिल इसका वही मीनिंग है कि ये इस तमाम वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ये बात है, क्योंकि प्रॉपरली जो आपके पास फार्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसा होता है, उसके रिजल्ट्स में यहां पे लिख देता हूं और लिखता भी रेड से हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। मैथ में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, ठीक है जी। ये भी हमारे पास क्या है जी, मैथ का एक फार्मूला है, शायद आपने इसको पहले से जो है पढ़ रखा हो, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 cos थीटा sin थीटा डजेंट मैटर, अगर आप इनकी बेशक तरतीब वही बना लें ना भी हो तो फिर भी ये मीनिंग वही देता है, इसका मतलब वही होता है। तो 2 sin थीटा और cos थीटा, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर, और मैंने आपको पहले बताया sin 2 थीटा इसकी वैल्यू होती है और डिवाइडेड बाय G। तो ये फाइनल रिजल्ट है बेटा जी हमारे किसके लिए, कौन से फीचर के लिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, कि जब हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है तो उसकी रेंज ऑफ जो होती है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने फाइनल रिजल्ट जो है एक मैथमेटिकल फॉर्म हमने जो है वो हासिल कर लिया है उस रेंज को मालूम करने के लिए, यानी पॉइंट A से लेकर C तक ये जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल कवर डिस्टेंस है इसको हमने रेंज बोला है, और ये कितना कोई कवर करेगा, ठीक है, इसके लिए हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमसे क्या तकाजा करते हैं, यानी इनको हम रीड आउट करते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है मैक्सिमम जो रेंज है होती है वो कब होती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट की रेंज मैक्सिमम कब होती है। तो बेटा देखें, आपको पता है मैं पहले भी ये इक्वेशंस को रीड आउट करना आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेंज मैक्सिमम हो तो इट शुड बी मस्ट, यानी कि ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आपका जो sin 2 थीटा है ये आपको 1 आंसर दे, यानी जब हमारे पास sin 2 थीटा की वैल्यू 1 आएगी तो हमारे पास रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, sin 2 थीटा कब हमें 1 वैल्यू देगा, जब हमारे पास अब 90, अब देखें 2 थीटा है, पहले तो सिंपली हमारे पास sin थीटा होता था, अब
2 थीटा है तो इसका मतलब है हमारे पास थीटा क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए, क्योंकि पीछे 2 पड़ा है, ये वाला 2 इस 45 से 2 मल्टीप्लाई होकर क्या 90 प्रोड्यूस करेगा और फिर हमें हासिल हो जाएगा वो क्या, साइन 90, और साइन 91 होता है। तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रेंज मैक्सिमम हो तो फिर आपके थीटा को कितना होना चाहिए जी, 45 डिग्री होना चाहिए। आपको नजर भी आ रहा होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा तो आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। उम्मीद करता हूं बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह हम जो है इससे आगे हमारी रिवीजन का सिलसिला जो है आज ख़त्म हुआ चाहता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह जिस तरह से चैप्टर नंबर 4 का आपको एक लेक्चर पहले कन्वे किया है और लेक्चर नंबर 4 की थ्योरी भी हमारी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें, लाजिमी बात है। ठीक है, टीचर्स के भी कुछ जो होते हैं वो फ़राइज़ होते हैं, हकूक़ होते हैं, तो हम फ़राइज़ पूरे करें, आप अपने हकूक़ पूरे करें, हमें भी दुआओं में याद रखिए, आपके लिए स्ट्रगल करें तमाम टीचर्स। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे लिए भी कुछ जो है वो दुआ वगैरह करते होंगे, हमें भी याद करते होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।